आज की वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग आरजीपीवी ईडी या फिर ईजी बहुत सारे लोग बोलते हैं। एक वीडियो इनफ नहीं होगी इसके लिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि एक वीडियो इनफ है, एक वीडियो इनफ है, लेकिन इस बार एक वीडियो इनफ नहीं होगी। इस बार 2 वीडियोज़ होगी। एक वीडियो ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें क्या क्या मैं बताऊँगा, इसमें तुमको बताऊँगा 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्लस प्लस। इसमें टोटल 9 यूनिट्स है, ऑलमोस्ट 9 मॉड्यूल्स हैं ईडी में। एंड 9 मॉड्यूल्स में से हर एक मॉड्यूल से तुमको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो कि हर साल रिपीट हुए हैं, कितनी कितनी बार रिपीट हुए वो भी लिख दूंगा। प्लस हर एक यूनिट से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो तुम अगर यूनिट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो तुमको हर एक यूनिट से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डैट मीन्स कि 27 क्वेश्चंस 9 मॉड्यूल्स से। तो अगर तुमको वैसे प्रिपरेशन करनी है तुम वैसे कर लेना। उसके बाद 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ईडी के लिए मैंने बनाए थे पिछले बार, उसको भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जिन्होंने पहली बार ईडी का नाम सुना है कि ईडी होता क्या है, एंड 12th से पहली बार आए हैं, ईडी समझ में नहीं आ रहा है कि होता क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने तुम्हारे सीनियर्स को बताया था उनको बता दूंगा यहाँ पे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको स्किप मत करना। वो पुरानी वीडियो थी उसको यहाँ पर लगा दूँगा। उसके बाद कैड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईडी में थ्योरी से पास होना मतलब पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को थ्योरी से पास होना पॉसिबल है, बट ड्राइंग बनाना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि तुम ड्राइंग बनाओगे ही नहीं तो पास हो जाओगे। ड्राइंग का सब्जेक्ट है, ड्राइंग तो अटेंड करना पड़ेगा। गलत करो सही करो, लेकिन तुमको ड्राइंग अटेंड करना पड़ेगा। थ्योरी इतना इनफ आता है कि 14 मार्क्स तो कन्फर्म ही है 100%। जैसे कैसे मैथमेटिक्स 1 में था कि मैट्रिक्स कन्फर्म था, वैसे यहाँ से कैड कन्फर्म है कि 21 मार्क्स 14 मार्क्स पूछता है। उसके बाद एक आध ड्राइंग बना दोगे काम हो जाएगा। कैसे क्या रोड मैप होती है उसके लिए तुम कैड वाली वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं कैड वाली वीडियो ही पूरा यहाँ पे लगा दूंगा। एंड इसमें 4-5 वीडियोज़ होंगी, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबको एक एक करके तुम देखते जाना। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ये पहला पार्ट है, इससे तुम सेफ हो सकते हो, पासिंग मार्क्स तक ला सकते हो। दूसरा जो पार्ट होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, उसमें मैं ड्राइंग सिखा दूंगा। वर्नियर स्केल, डायगोनल स्केल क्या होता है, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। एक ही वन शॉट लाऊंगा जिसमें सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। ट्राई करूँगा कि उसको जल्दी लेके आऊँ कल तक। फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखो। एंड इसको जिन लोगों ने पहले से देख रखा है, जो पुरानी वीडियोस में लगाऊंगा उनको, जिन लोगों ने पहले से देख रखा है उसको स्किप कर देना। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ एक एक चीज़ को देखना, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSC। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3-3 क्वेश्चंस बताते जाऊँगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहले मॉड्यूल 1 की बात करें, उसमें है स्केल्स, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल। देखो कितनी बार पूछा है। नीचे ईयर लिखा हुआ है जून 2022, नवंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023, 24, 25 हर बार पूछा है। दूसरा क्वेश्चन कॉनिक सेक्शंस, जिसमें देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। तीसरा साइक्लॉइड, एपिक्लॉइड एंड इवेल्यूएट क्या होता है। उसके बाद बात करें मॉड्यूल 2 की, जिसमें प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बेसिकली, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट भी पूछता है बहुत बार, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन लैमिना एंड थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की थ्योरी पूछता है बहुत ज़्यादा। पूछ देगा कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन की थ्योरी इनफ होती है, 7 मार्क्स तो कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है कि 7 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे प्रोजेक्शन से थ्योरी। तो मैं बता दूंगा आगे, डोंट वरी। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मॉड्यूल 3 में, सॉलिड ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स एंड ऑक्सिलरी व्यू ऑफ सॉलिड्स। देन यूनिट 4 की बात करें तो सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स, देन डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस एंड सेक्शनल व्यूज़ ऑफ प्रिज्म, पिरामिड एंड सिलेंडर। यूनिट 5 की बात करें आइसोमेट्रिक व्यू एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक स्केल एंड कंबाइंड सॉलिड आइसोमेट्रिक। देन मॉड्यूल 6 की बात करें कैड कमांड्स, कैड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूरी इसकी वीडियो आएगी तो उसको देखना है। जूम UCS एंड जूम कमांड है ये बेसिकली। देन डायलॉग बॉक्स, टूल बार्स, कैड बेसिक्स, कैड के बेसिक्स हैं। से यूनिट 7 की बात करें एडिटिंग कमांड्स, ये पूरा कैड का पार्ट है। डायमेंशनल एनोटेशन कैड का पार्ट है। सर्कल ड्राइंग कैड का पार्ट है। देन यूनिट 8 की बात करें लेयरिंग कॉन्सेप्ट कैड का पार्ट है। शॉर्ट नोट्स ऑन कैड, प्रोजेक्शन स्केल, देन व्यू पोर्ट्स कैड का पार्ट है। देन मॉड्यूल 9 की बात करें फ्लोर प्लानिंग, BIM एंड देख लो कंपाउंड सॉलिड विजुअलाइजेशन। इतने सारे पार्ट्स थे एंड इनको यूनिट 9 तक भले ही कन्वर्ट किया गया है, एंड यूनिट 9 तक है अपने RGPV के सिलेबस में, बट तुम इसको एज अ यूनिट 5 तक ही कंसीडर करो क्योंकि जो आखिरी के 4 यूनिट्स हैं ना वो पूरा कैड ही है, ओनली कैड है। तो यूनिट 5 को तुम एक कैड मान सकते हो कि यूनिट 5 पूरा कैड है।
यूनिट 1 तुम मान सकते हो स्केल्स, यूनिट 2 प्रोजेक्शंस, यूनिट 3 डीप प्रोजेक्शंस, यूनिट 4 एंड 5 कैड में ही आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग आरजीपीवी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर बहुत लंबी वीडियो जाएगी। इससे बढ़िया मैं तुम लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ सिखा दे रहा हूँ। तो देखो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग आरजीपीवी। सबसे पहला प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, देन कैड थ्योरी, कैड कमांड्स, देन शॉर्ट नोट्स ऑन कैड प्रोजेक्शंस एंड स्केल्स, projection of straight line, isometric projections, then scales, conic sections and section of solids। ख़त्म। ये हो गए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद अभी से वीडियोस आएंगी जो कि पुरानी वीडियोस है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना कौन सी वीडियो थी, तुमको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि फॉलो कर रहे हैं आरजीपीवी एग्ज़ाम में, ईडी के एग्ज़ाम को देते हुए। सबसे पहली बार अगर आप ईडी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो यही होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ईजी दोनों अलग अलग होता है क्या? नहीं भाई, दोनों सेम ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है, बस इसी का दो नाम है और कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस कि क्या क्या स्केल्स लेके जाने हैं एंड कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे लिखना है एग्जाम्स में एंड ऑल, बहुत सारे क्वेश्चन है। सबका रिप्लाई इस वीडियो में मिल जाएगा एंड डेफिनेटली इस वीडियो में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको फॉलो करके तुम अपने एग्जाम्स में कम से कम आधे से 1 घंटा सेव कर सकते हो अगर इन चीज़ों को सीख लोगे तो, वरना फिर वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एंड बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को मिस नहीं करना, समझना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जितनी चीज़ें मैं कंसाइज में बता सकता हूँ बता दूंगा। जिन लोगों का ईडी में बैक रह गया था लास्ट सेमेस्टर में उनको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है उनके लिए बहुत टेंशन वाली बात है, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में ड्राइंग की शीट अलग से मिलती है और थ्योरी की शीट अलग से मिलती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ड्राइंग के लिए एक अलग से शीट मिलती है जिसमें ओनली ड्राइंग करना होता है, नो थ्योरी। थ्योरी के लिए एक अलग से शीट मिलती है जिसमें ओनली थ्योरी लिखना होता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका थ्योरी पार्ट बहुत सारा होता है, लाइक 1 पेज का थ्योरी होता है, तो क्या उनका थ्योरी ड्राइंग वाले पार्ट में लिखेंगे या फिर थ्योरी वाले पार्ट में? एंड कुछ थ्योरी छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग वाले पार्ट में ही लिखना पड़ता है, उसको कैसे क्या करना मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो कि शीट अलग से मिलती है ड्राइंग के लिए, ओनली थ्योरी के लिए अलग से शीट मिलती है। जैसे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में डिफरेंस बता दो, ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर डिफरेंस बता दो, या फिर कैड के क्वेश्चंस हो गए। ये सारे क्वेश्चंस के लिए थ्योरी के लिए अलग से पेज होगा एंड स्केल्स को सॉल्व करना होगा। जैसे मान लो स्केल बनाना हो गया तो उसके लिए अलग से ड्राइंग पेज होगा। बट क्वेश्चन 2, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग बिना बनाए पास हो सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि क्या बिना ड्राइंग के पास सकते हैं? तो नहीं हो सकते हो, बिना ड्राइंग के पास होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ड्राइंग्स बनाना ही पड़ता है। हाँ, एक इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर गलत ड्राइंग होगा तो उसके मार्क्स मिलेंगे? तो हाँ मिलेंगे। अगर तुम्हारे ड्राइंग का स्ट्रक्चर सही है, मतलब तुमने ठीक ठाक बना दिया है एंड भले ही वो मतलब साफ सुथरा नहीं है या फिर उसमें लाइन सही नहीं डली या फिर समथिंग कुछ भी, बट मिलेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बट वही इशू है मेन कि साफ होगा अगर तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हाई हैं, लेकिन अगर साफ नहीं होगा तो चांसेस थोड़े लो हैं, लेकिन मिलेंगे मार्क्स, 2-3 मार्क्स मिलेंगे, ये कंफर्म है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ड्राइंग सही ही होने चाहिए, गलत भी हो सकते हैं एंड उसमें वैसा नहीं कि पूरे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। 7 to 7 मिलेंगे, 2-3 मार्क्स हर एक ड्राइंग के मिलेंगे, बस बनाना है। आई सेड ऑलवेज कि अटेम्प्ट करना है, पैराबोला बनाओ, हाइपरबोला बनाओ, इलिप्स बनाओ, इन सब के डायग्राम्स एंड जितने भी नोट्स एंड ऑल सब कुछ मैं कोशिश करूँगा कि आज ही सेंड कर दो सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तुम लोगों को, लाइक मैंने एक वीडियो बनाई, एक छोटा सा पोस्ट डाला था इंस्टा पे कि मेरे को एक नोट्स चाहिए तुम लोग से, जिनके पास भी अवेलेबल है ईडी के नोट्स एंड बीसी के नोट्स। फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया ग्रुप पे एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस कि इतने सारे लोगों ने, लाइक 100 to 200 लोगों ने मेरे को शेयर किया है ईडी के नोट्स एंड ऑल, हैंड रिटन नोट्स एंड पीडीएफ्स एंड ऑल। भाई मतलब ऐसा मेरे को फील हुआ कि मैंने कभी आजमाया ही नहीं तुम लोगों को। थैंक यू सो मच। तो मैं सारी चीज़ें आज भेज दूंगा कोशिश करके। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्केल्स लेना ज़रूरी है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो स्केल होता है वो, फिर अलग अलग टाइप के पेंसिल्स होते हैं एंड ऑल, तो पेंसिल्स तो फिर भी ले सकते हो, स्केल थोड़ा सा महंगा आता है एंड लिटरली अगर तुमने अभी तक ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुमने ले लिया है, स्केल पहले से यूज़ कर रहे हो। बट अगर किसी ने नहीं लिया है तो आज
मतलब अभी के बाद मत लेना उस चीज़ को, क्योंकि 1-2 दिन के लिए बिना मतलब का उतना पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम्हारे पास पहले से है तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो 1-2 दिन के लिए मत लेना, क्योंकि एग्जाम्स के बाद वो फिर वेस्टेज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। कहने का मतलब है कि नॉर्मल स्केल से भी स्मार्टली काम टैकल हो सकता है, समझ रहे हो? जैसे मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, मैंने आज तक स्केल यूज़ ही नहीं किया, अब बताओ। वैसा नहीं कि मेरा ईडी में कभी बैक आया, और मेरे ईडी के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे, बट मेरे कैड की वजह से आए थे, क्योंकि मेरा कैड बहुत स्ट्रांग था। कैड और स्केल्स के 2-3 डायग्राम्स हो गए, जैसे डायगोनल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्रोजेक्शंस, इन्हीं के बलबूते मेरे बी प्लस आए थे, एंड जो कि काफ़ी बेटर मैं मानता हूँ। ए प्लस नहीं है ठीक है, बट बी प्लस काफ़ी बेटर होता है। एंड वो ओनली मेरे स्केल्स, थोड़े से प्रोजेक्शंस एंड पूरा पूरा कैड के बेसिस पे आया था। तो ऐसा है कि हो जाता है, विदाउट स्केल भी काम चल सकता है, बट अगर ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अभी से मत लेना, ठीक है? पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे कि स्केल का क्वेश्चन, तो स्केल ड्राइंग पेज बनाएंगे और थ्योरी वही लिखना है या नहीं? हाँ, ये कमेंट आया था एक, कि जैसे मान लो स्केल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्केल में आर एफ निकालना पड़ता है, फिर लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ता है। तो ये सब छोटे से पार्ट्स है, लेकिन आधा पेज में निकल जाएगा ये सब, आर एफ एंड लेंथ ऑफ स्केल। बट इसको ड्राइंग में निकालना है कि इधर निकालना है थ्योरी वाले पेज में, तो समझना ध्यान से, ठीक है? अभी एक पेज दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये दोनों देख के तुमको समझ में आ रहा है कुछ? देखो क्या करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्केल निकालना, एंड ये सब मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, स्केल निकालना सिखा दूंगा, इतना तो मैं कर ही दूंगा। बट मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ, कब से कंफ्यूज हूँ, बट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, कुछ ना कुछ मैं सोच रहा हूँ इसके लिए, या फिर लाइव क्लास ले लेंगे, जो भी देख लेंगे। तो देखो स्केल जब निकालोगे ना, तो उसमें क्या एक आर एफ निकालते हैं, ठीक है? तो आर एफ निकालोगे तो लाइक 4-5 लाइन में निकलेगा, एंड फिर उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकालोगे, जो भी निकालोगे, तो एक पेज में सब कुछ हो गया। बट इसको थ्योरी वाले पेज में करना है, ड्राइंग वाली शीट में नहीं करना है ये सब चीज़ थ्योरी वाले पार्ट में करना है बस। जो आर एफ लास्ट में निकला है और जो लेंथ ऑफ स्केल निकला है, उसको लिख देना है ड्राइंग वाले पार्ट में, कि आर एफ मेरा इतना निकला है, ड्राइंग मतलब लेंथ ऑफ स्केल इतना निकला है, ठीक है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो तुमने थ्योरी लिखी है एंड जो तुमने डायग्राम बनाया है, उन दोनों को अटैच कैसे करना है। देखो, जो तुमने थ्योरी लिखी है, थ्योरी के एंड में लिखना है कि डायग्राम इज शोड एज, या फिर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज, या फिर डायग्राम प्रेजेंटेड एज, कुछ भी लिख सकते हो। तुम डायरेक्टली ऐसे लिख देना, डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एट फिगर, एंड ब्रैकेट करके 1 कर देना, ठीक है? पहले फिगर में उसका पहला डायग्राम है। फिर जो तुम डायग्राम बनाना, मतलब जो भी स्केल का तुम पूरा बनाओगे फिगर एंड ड्राइंग, उसमें तुम नीचे लिख देना फिगर 1। तो समझ जाएगा कि फिगर 1 कौन सा है, जो कि जिसका थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इसका फिगर 1 वो वाला है जो कि इसका डायग्राम है। फिर तुम कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मान लो तुमने प्रोजेक्शन का एच पी वी पी वाला सॉल्व किया, या फिर तुमने पैराबोला सॉल्व किया, कुछ भी बनाया, तो उसका तुमने थ्योरी यहाँ पे लिख दिया। या फिर जैसे मान लो थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का डिफरेंस तुमने बताया, तो थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल में उसका वो डायग्राम भी होता है एंड थ्योरी भी होता है। तो उसका थ्योरी तुमने इसमें लिख दिया, एंड डायग्राम के लिए क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एट फिगर 2। उसके बाद तुमने डायग्राम के नीचे लिख दिया फिगर 2, डेट मीन्स कि इस डायग्राम के लिए फिगर 2 वाला थ्योरी है, एंड इस थ्योरी के लिए फिगर 2 वाला डायग्राम है। तो ऐसे क्या अटैच हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जामिनर को समझने में। एंड बाकी तुम क्वेश्चन नंबर तो ऊपर मेंशन करोगे ही। तो ये हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद डन। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसमें अगर कोई भी तुमको डाउट कंफ्यूजन है, फिर भी ईडी से रिलेटेड, या फिर ईडी से ही रिलेटेड, और कौन सा पेपर बच गया है भाई, ईडी तो ही बच गया है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दोनों सेम ही होता है, ईजी और ईडी दोनों लिखोगे दोनों चलेगा, बट ईजी ज़्यादा बेटर रहेगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से लिखा करो, क्योंकि ऑफिशियली वही चलता है, ठीक है? बाकी आई डोंट थिंक कोई भी कंफ्यूजन डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर है तो, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना। एंड अगर किसी के पास और भी अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मतलब अवेलेबल हैं अगर, तो मेरे को इस इंस्टा पे शेयर कर देना। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 लोगों ने सेंड कर दिया तो तुम सेंड करोगे तो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। सबके मैसेज में एक एक करके देख लूंगा फ्री होके, एंड सब के एफर्ट्स यूज होंगे, ठीक है? तो ऐसा मतलब वेस्ट नहीं जाएगा, डोंट वरी, शेयर कर देना अगर तुम चाहो तो। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि 10 के कंप्लीट हो जाएंगे तो थोड़ा सा पार्टी रखेंगे बढ़िया, एंड सेलिब्रेट करेंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एग्जाम्स के बाद। फिलहाल इसमें स्केल्स के लिए एंड ऑल में कुछ सोच रहा हूँ, एक और वीडियो लाने के लिए, जैसा तुम लोग बताओगे वैसा ही करेंगे। बाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग आरजीपीवी, डेफिनेटली ये 3 सैम्पल पेपर्स होंगे, जिसमें एक थ्योरी के लिए होगा एंड 2 ड्राइंग्स के लिए होगा।
डेफिनेटली अगर तुमने इन 3 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया ना तो 100% कंफर्म हो कि तुम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। आई डोंट मीन कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, बट तुम एक ऐसा इमेजिन करो कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुमको एक क्वेश्चन पेपर मिला है जो कि तुमको सॉल्व करना है, एंड जा रहे हो एग्जाम हॉल में 50% उसी में से आ गए, तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी ना। उसी हिसाब से 2 सैम्पल पेपर दूंगा ड्राइंग के लिए जो कि काफी सिमिलर होंगे, एंड एक होगा ओनली थ्योरी के लिए। बहुत सारे जूनियर्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग ओनली थ्योरी से निकल सकता है, तो एक तरह से बोल सकते हैं हाँ निकल सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि थ्योरी से इनफ मार्क्स आते हैं, इनफ मीन्स कि 21 मार्क्स तो कंफर्म है कि तुम्हारे थ्योरी आएंगे ही आएंगे, बट एक ड्राइंग बनना चाहिए। अब वो चाहे गलत बने सही बने, नो मैटर, तुम्हारे ड्राइंग्स बनने चाहिए। गॉट इट। मैं उस चीज़ को उतना ओपनली नहीं बोल सकता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं जितना समझा रहा हूँ, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल या फिर वर्नियर स्केल, तीनों स्केल में से कोई एक स्केल तुम्हारा एटलीस्ट ड्राइंग बनना चाहिए। गलत हो सही हो, एक्यूरेट हो ना हो बात की बात है, बट बनना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया, समथिंग कुछ भी एक उससे बनना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। गलत हो सही हो बात की बात है। थ्योरी पार्ट अगर इन दोनों को बना लोगे, स्केल से एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन से, एंड थ्योरी पार्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना, 100% कंफर्म है कि तुम अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग निकाल सकते हो। पासिंग तो 100% कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा टेंशन यही था ना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी से निकलेगा कि नहीं, तो थ्योरी से निकल सकता है क्योंकि कैड, देन 2-3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं बता दूंगा इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आते ही आते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं, एंड उतना पढ़ लोगे तो थ्योरी कंफर्म हो जाएगा, तुम्हारा पासिंग मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। बट उसको लेकिन वो वैलिड करने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट है, तो तुमको 2-3 ड्राइंग बनाना पड़ेगा। तो वो 2-3 ड्राइंग में तुम क्या बनाओगे, स्केल्स बनाओगे, प्रोजेक्शन बनाओगे, इनफ हो जाएगा। एंड डोंट वरी, मैं वो भी बता दूंगा कि कौन से स्केल्स बनाने हैं, कौन से प्रोजेक्शन बनाने हैं, तुम बस उसको सीख लेना, थोड़ा बहुत बनाना, कॉपी पेस्ट भी जाके मार दोगे ना वहाँ पे तो हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा तुमने, बाई चांस अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर अपने किसी फ्रेंड से बोलना, आसपास जो भी तुम्हारे लोग रहते होंगे, डेफिनेटली कोई नहीं वो तो जानता ही होगा, इतना तो यकीन है मेरे को, तो उनसे बोलना, वो लोग लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टा फॉलो कर देना, वहाँ पे मेरी हाईलाइट्स में पड़े हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इतना इनफ हो जाएगा, एंड डेफिनेटली मैं जो जो बोलूंगा ना बस उसको कॉपी और पेस्ट मार देना, हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो कोई क्या कर सकता है बताओ, समझ रहे हो ना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहला सैम्पल पेपर क्वेश्चन 1 का है। देखो डायगोनल स्केल के ऊपर, एंड डेफिनेटली ये इजीएस्ट है, डायगोनल स्केल बहुत ईजी है बनाना, डायगोनल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद 1 का भी एपिक्लॉइड, एपिक्लॉइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है। क्वेश्चन 2 पूरा है एचपीवीपी के अंदर, जो कि मेरे को पूरा बताना पड़ेगा अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन क्या होता है। अब तुम लोग बताओ इसको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि आई गेस मैं बोर्ड पे समझा सकता हूँ जैसे मैंने मैथमेटिक्स 2 के लिए किया था, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का थोड़ा इशू हो जा रहा है, दूसरा स्टूडियो मेरा बिल्ड होने वाला है अभी। एंड या फिर मैं कॉपी पे समझा सकता हूँ अगर तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, तो या फिर मैं उसके नोट्स ही बना के ओनली ग्रुप में शेयर कर दूँ, एंड वहाँ पे मैं वॉइस नोट में एक्सप्लेन कर दूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ इसको कैसे समझाया जाए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के पास ईडी के नोट्स पड़े हैं, मतलब प्रॉपर नोट्स अच्छे हैंड राइटिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो प्लीज़ मेरे को इस इंस्टा पे शेयर कर देना अगर कर सकते हो तो। मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे थ्रू किसी दूसरे जूनियर्स का भी हेल्प हो जाए, तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, तुम्हारे क्लासमेट्स, ऑब्वियसली एनीवन डोंट वांट्स टू शेयर देयर नोट्स एंड ऑल, जो कि उनकी पूरी 6 महीने की मेहनत होती है, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो मैं तुमको क्रेडिट भी दे सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर दोगे तो अच्छा होगा, सबके लिए भला हो जाएगा। तो अगर किसी के पास अच्छे नोट्स पड़े हैं तो दे देना, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तो इससे क्या सबको हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज फिर मेरे को ही बनाना पड़ेगा सब। क्वेश्चन 3 है हेक्सागोनल प्लेट्स, एचपीवीपी का क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद क्वेश्चन 3 का भी एचपीवीपी का ही है। ये सब क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम लोगों ने कॉलेज में पढ़े होंगे, क्योंकि कॉलेज में प्रोजेक्शन और स्केल्स यही पढ़ाते हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ खास बताते नहीं हैं। प्रोजेक्शन में भी एचपीवीपी, स्केल्स में प्लेन स्केल, यही थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ाते हैं कॉलेज वाले। तो आई गेस कॉलेज गए हो तो कॉलेज में ये सब चीज़ तो बेसिक समझाए होंगे। एचपी मीन्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड वीपी मीन्स वर्टिकल प्लेन एंड ऑल। तो बाकी मैं समझा दूंगा अपने हिसाब से, देखता हूँ क्या करना है। फिलहाल तुम सैम्पल पेपर समझ लो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतने कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। हो सकता है बस न्यूमेरिक्स चेंज हो जाए, क्वेश्चंस यही हो सकता है।
बहुत हाई चांसेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 एंड 5 दोनों एचपी वीपी के क्वेश्चन है, एंड मैंने इतने सारे एचपी एंड वीपी के क्वेश्चन इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है एंड छोटे टॉपिक्स हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो कि मतलब इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन इतने टॉपिक्स जो है ना वो रिपीट मोड पे चलते हैं। एचपी वीपी के 3 क्वेश्चंस तो हमेशा आते हैं, हमेशा। छोटा सा टॉपिक है ये, इसको समझना काफ़ी इजी है, इसके ड्राइंग्स काफ़ी इजी होते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके टोटल 5-6 न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं। इतना अगर तुमने सॉल्व कर लिया ना तो भाई एकदम क्लियर एग्जाम्स, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसके लिए। क्वेश्चन 6 की बात करें, क्वेश्चन 6 है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। पूरा थ्योरी है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब ग्राफ्स एंड ऑल। 6 का ए पूरा पूरा फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, बस डिफरेंस बताना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तुमने वो एक्सिस देखा होगा ना, जैसे 8th क्लास में पढ़ते थे, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वही सेम कॉन्सेप्ट इसे भी अप्लाई होता है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंगल का जो प्रोजेक्शन होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, देन थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के नीचे होता है, देन वाई एक्सिस के पीछे होता है, आगे होता है एंड ऑल। इसी हिसाब से बताना है, बट इसका प्रॉपर डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखा दो क्या? चलो ये लो, ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। इतना लिख दोगे ना बहुत इनफ है आरजीपी में, एंड ये क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि आएगा आएगा। हो सकता है कभी कतार नहीं आता, लेकिन बहुत हाई चांसेस है रिपीट होने के, इसलिए इसको याद से कर देना, ठीक है। उसके बाद 6 का भी है लेयरिंग कॉन्सेप्ट। लेयरिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कैड वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, जाके देख लेना। क्वेश्चन 7 का ए, क्वेश्चन 7 का बी, देन 8th का ए, 8th का बी। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं कैड वाली वीडियो में, मेरी लास्ट वीडियो में, तो जाके देख लेना। एंड ये हो गए टोटल 8 क्वेश्चंस का सैम्पल पेपर, पहला सैम्पल पेपर था ये, ठीक है। अगर तुमने पहला सॉल्व कर लिया फिर तुमको दूसरे पे आना है, पहला सॉल्व करने के बाद दूसरे पे आना है। दूसरा सैम्पल पेपर देख लो, जो कि है प्लेन स्केल। पहला क्वेश्चन है इसका प्लेन स्केल, जिसमें उसमें डायगोनल स्केल था, इसमें प्लेन स्केल है। दूसरा क्वेश्चन है इसका वर्नियर स्केल। अब डायगोनल स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, डायगोनल स्केल आने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन प्लेन स्केल एंड वर्नियर स्केल ये भी सीख लोगे तो ये भी आते हैं कभी कभी। तो प्लेन स्केल एंड वर्नियर स्केल सीखना इजी है डायगोनल स्केल के कंपैरिजन में, तो इन दोनों को भी सीख लेना अगर वो सीख लोगे तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 का है पैराबोला ड्रॉ करना है, एंड क्वेश्चन 2 का भी एटलीस्ट देख लेना कि पैराबोला बनता कैसे है। इट इज टोटली ओके कि तुमको कुछ भी इसमें बनाने नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट पैराबोला का डायग्राम देख लेना कैसे बनता है, एग्जाम्स में एटलीस्ट बना दोगे ना फ्रेम उसका, लेकिन वो ड्राइंग के सब्जेक्ट में। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ड्राइंग का शीट अलग मिलता है क्या? तो हाँ, ड्राइंग का शीट अलग मिलता है आप लोग को, एंड थ्योरी के लिए अलग कॉपी मिलती है। जैसे नॉर्मल 32 पेज जो होता है ना, उसको उसके लिए एक अलग कॉपी मिलेगी थ्योरी लिखने के लिए, एंड ड्राइंग के लिए एक बड़ी सी शीट मिलती है जिसमें अलग से ड्राइंग बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ड्राइंग वाले शीट में पैराबोला क्वेश्चन है तो पैराबोला, या फिर इलिप्स का क्वेश्चन है तो इलिप्स, साइक्लॉइड का क्वेश्चन है साइक्लॉइड, एटलीस्ट उसका डायग्राम बना दोगे ना कोई सा भी, तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना हर एक चीज़। ये नहीं कि पेंसिल से ऐसे ही खींच दिए या फिर पेन से ऐसे ही बना दिए, अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 का ये देखें, साइक्लॉइड जो कि मैंने अभी बोला। उसके बाद 3 का भी हैपिक्लॉइड। 4 का है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस एंड स्केल्स, सबसे पहले स्केल्स, उसके बाद प्रोजेक्शंस, उसके बाद साइक्लॉइड हिपिक्लॉइड ये सब करना है, क्योंकि स्केल्स एंड प्रोजेक्शंस इजी टू अंडरस्टैंड है। उसमें प्रोजेक्शंस में एचपीवीपी वाला पार्ट, ये दोनों काफ़ी इजी है एंड इससे काफ़ी कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद कैड करना है, उसके बाद साइक्लॉइड हिपिक्लॉइड ये सब करना है। जिनसे बन रहा है बनाओ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके क्वेश्चन 4 एंड 5 दोनों एचपीवीपी क्वेश्चन है, पिरामिड एंड पेंटागोनल प्रिज्म। 6 का देखें, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के थ्योरी पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई चांसेस हैं आने के डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत हाई चांसेस हैं। जैसे वो क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस, वैसे ही आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक का डिफरेंस पूछ देगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका डेफिनेशन दिखा दो क्या? चलो ये रहा प्रॉपर, इतना अगर जाके छाप दोगे वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड चांसेस बहुत हाई है इसके आने के, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, 7 है राइट शॉर्ट नोट ऑन कैड। हाँ, 7 और 8 दोनों कैड पे है, ठीक है। जो कि कैड पे मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ना, उसी के क्वेश्चन है, तो इनको देख लेना। कैड वाले क्वेश्चंस डन, खत्म हो गया। ये हो गया 2 सैम्पल पेपर। अभी एक
बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर जो कि थ्योरी पार्ट के लिए है, ओनली थ्योरी पार्ट के लिए। इसमें ओनली थ्योरी होगा, 21 to 28 मार्क्स 100% कन्फर्म होंगे। आई रिपीट, 21 to 28 मार्क्स 100% कन्फर्म होंगे इसमें से। इसके बाद तुम स्केल्स एंड प्रोजेक्शंस थोड़े बहुत ड्राइंग सीख लोगे तो काम आराम से हो जाएगा। जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन है सबको बना लेना, सारा पूरा थ्योरी है, इन सब के डेफिनेशन मैं भेज दूंगा, इनको बस याद करने वाली चीज़ें हैं। एंड स्केल्स एंड प्रोजेक्शन का एक एक ड्राइंग एटलीस्ट बना दोगे, गलत हो सही हो बात की बात है, बना दोगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे एंड पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। आई रिपीट, इस चीज़ को इतना मिनिमम करना है। उसके बाद तुम स्केल्स में और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, प्रोजेक्शन से इम्प्रूव कर सकते हो, एपिक्लॉइड, साइक्लॉइड एंड हाइपरबोला, पैराबोला, प्रिज्मी, ये सब कर सकते हो। बट फर्स्ट इतना करना है, सबसे पहले स्केल्स एंड देन उसके बाद प्रोजेक्शंस का एक एचपीवीपी वाला पार्ट एंड उसके बाद ये कैड, बस हो गया। तो इतना टेंशन, मतलब टेंशन फ्री हो जाओ। इसमें बात करें, थ्योरी ओनली है सैम्पल पेपर 3, जिसमें पहला क्वेश्चन कैड के ऊपर, डिफाइन कैड, व्हाट इज कैड, जो कि कैड वाली जो मेरी वीडियो है ना उसमें पूरा डिटेल मैंने बता रखा है, लास्ट वीडियो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के तुरंत बाद लगा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का ए बी, डिफाइन कैड एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड, देन लेयरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैड, व्यू पोर्ट्स इन कैड। ठीक है, देख लो, मॉडिफाई कमांड्स इन कैड। कैड ही से बहुत सारा थ्योरी आता है लेकिन कुछ और थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन 5 तक तो पूरा थ्योरी, पूरा कैड है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखो, जो मैंने अभी बताया था, तो इसका डेफिनेशन मैंने दिखाया था, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जो कि मैंने इसका डेफिनेशन दिखाया ना अभी, वही था। 6 का ए हो गया। 6 का बी देख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बट इसमें गौर करने वाली चीज़ थी कि देखो लास्ट में क्या लिखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन विथ नीट स्केच। दोनों का एक स्केच होता है जो कि स्क्रीन पे देख सकते हो। ये दोनों मतलब बनाने पड़ते हैं अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो दोनों को, तो फर्स्ट एंगल का एक अलग स्केच एंड थर्ड एंगल का एक अलग स्केच, वो बनता कहाँ पे है, ठीक है। बस इतना इनफ हो जाएगा। उसके बाद 7 को देख लो, BIM, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में, देख लेना। उसके बाद 7 का भी, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF कैसे निकालना है, काफ़ी इजी है, ठीक है। कैसे हम लोगों ने मैथमेटिक्स 2 में सीखा था, CF कैसे निकालना है, कितना छोटा सा पार्ट था ना, वैसे ही RF निकालना। ये तो उसका 10% भी नहीं है, तो RF निकालना सीख लो स्केल्स में। सबसे पहले कोई भी स्केल बनाने जाओगे ना, डायगोनल स्केल या फिर प्लेन स्केल, तो तुमको पहले RF निकालना सीखना पड़ेगा, काफ़ी ईजी होता है, ये सीख लो। एंड काफ़ी बार पूछ देता है व्हाट इज़ RF, कैसे निकालना है, इसका डेफिनेशन एंड ऑल, तो सब मैं दिखा दूंगा, वो भेज दूंगा ग्रुप पे। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग इन स्केल, एप्लीकेशंस ऑफ ड्राइंग इन स्केल से भी कई बार पूछ देता है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। तो मतलब बेसिकली बोले तो जैसे स्केल्स बनाने से क्या क्या रियल लाइफ में यूज़ होता है, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वही चीज़ है कि स्केल्स बनाने से रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैड था, तो एप्लीकेशंस ऑफ कैड क्या क्या हो सकता है, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं तुमसे पूछूं एप्लीकेशंस ऑफ कैड क्या होगा, तुम बोलोगे ना एप्लीकेशन ऑफ कैड, डेट मीन्स उसको घर का नक्शा बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उसको कार का नक्शा बनाने में यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही एप्लीकेशंस ऑफ स्केल्स के, स्केल्स का यूज़ कहाँ कहाँ है रियल लाइफ में, ये सब पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 का भी, राइट नोट्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ नीटनेस एंड डायमेंशनिंग ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स। समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था कि इम्पॉर्टेंस बताओ जब ड्राइंग बनाते हैं, जो भी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, उसमें नीटनेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब साफ सुथरा रखना है, उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो जिस पार्ट को वैल्यू दी जाती है वो है नीटनेस, कितना क्लीन तुम बना रहे हो ड्राइंग, सबसे ज़्यादा उस पार्ट को वैल्यू दी जाती है। अगर तुम्हारा ड्राइंग पूरा गलत है, पूरा खराब ड्राइंग है, ओवरऑल बोले तो कितना साफ ड्राइंग बन रहा है ये मैटर करता है। अगर तुम पेन से काफ़ी सही ड्राइंग बना दोगे, लेकिन अगर तुम पेन से बना रहे हो, बिना स्केल के बना रहे हो एंड ऑल, तो उसको कोई कंसीडर नहीं करेगा। नीटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ठीक है। इसके बारे में पूछा है। एंड एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं था, जो कि मैंने बोला, एप्लीकेशंस ऑफ कैड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। खत्म, इतना कर लोगे ना तो आराम से इंजीनियरिंग ड्राइंग निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई डोंट थिंक अभी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो में, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। फाइनल पेपर है ना, कर लो।
एंड डेफिनेटली एग्ज़ाम्स के बाद मैंने सोचा है कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लाने के लिए, जो कि एग्ज़ाम्स के बाद बताऊंगा फिलहाल। ऑल अबाउट कैड, एवरीथिंग अबाउट कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि लाइक 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग ED RGPV, उसमें मैंने बोल रखा था कि लाइक कैड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी एंड फाइनली वी आर हियर। इसमें सब कुछ बता दूंगा, एवरीथिंग अबाउट कैड, जितने तुम लोगों को सीखने की जरूरत है ना सब कुछ बता दूंगा, और इन सब के बिग डेफिनेशंस एंड ऑल सब कुछ व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा एवरीथिंग अबाउट कैड, डीप एक्सप्लेनेशन, एंड जितना तुमको चाहिए ना जरूरत एग्जाम्स के लिए सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद 14 मार्क्स 100% कन्फर्म हो जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग RGPV में, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेट मी चेक। सबसे पहले ये पेज मैंने दिखाया हुआ था लास्ट वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा देख लो। कैड में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, डेफिनेशन सबसे पहले, उसके बाद बेसिक कमांड्स क्या होते हैं कैड के, उसके बाद एडिट कमांड्स क्या होते हैं, लेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं, जूम कमांड क्या होते हैं। जूम कमांड तो हर एक साल रिपीट मोड पे चलता है, हमेशा रिपीट मोड पे ही चलते हैं, तो मैं सब कुछ बता दूंगा बाय द वे, तो इसको देख लेना। उसके बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज कैड। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था, फिर से रिपीट कर दूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा देख लेना, समझ लेना। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जैसे पुराने ज़माने में, आज से 10-15 साल 20 साल पहले, जब कोई बिल्डिंग बनता था, जब कोई गाड़ी बनती थी, गाड़ी एंड बाइक का एग्जाम्पल बाद में लेंगे, फिलहाल बिल्डिंग का एग्जाम्पल समझो ईजी है। जैसे पहले कोई बिल्डिंग बनती थी, कोई भी नक्शा बिल्डिंग का बनता था, तो पहले क्या होता था, पेंसिल एंड पेन की हेल्प से बनता था, क्योंकि पहले के जो इंजीनियर्स थे उनके पास कंप्यूटर नहीं था, तो वो लोग ऐसा करते थे कि पेंसिल एंड पेन की हेल्प से और स्केल की हेल्प से एक प्रॉपर नक्शा बनाते थे घर का, जो कि इंजीनियर्स यूज करते थे। बट अभी के टाइम पे क्या होता है, अभी के टाइम पे जो लोग नक्शा बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो पेंसिल पेन से तो नहीं बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है एंड छोटे छोटे मोबाइल ऐप से भी हम लोग अच्छा नक्शा बना सकते हैं। दैट्स वाई वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइंस बनाते हैं। टेक्निकल ड्राइंग्स होंगे, जैसे मान लो कोई नया फ़ोन आने वाला है, ठीक है, एप्पल 17 प्रो मैक्स आने वाला है, 18 प्रो मैक्स आने वाला है, या फिर मान लो सैमसंग गैलेक्सी S26 आने वाला है, समथिंग कुछ भी, कोई बहुत बड़ा नया फ़ोन आने वाला है, 1-8 लाख 1.5 लाख के ऊपर का बजट है, तो वो फ़ोन पहले वो लोग बना के टेस्ट नहीं करेंगे, पहले उसका मॉडल बनाएंगे कि फ़ोन बनने कैसे वाला है, उसका कैमरा कैसा दिखेगा, उसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा। या फिर अगर कार का एग्जांपल दूँ, मान लो कोई नई BMW आ रही है, फिर कोई नया सीरीज़ आ रहा है कार का, तो पहले वो लोग पूरा कार बना के चेक नहीं करेंगे, पहले उसका मॉडल बनाएंगे, कार बनने कैसे वाला है, फिर वो मॉडल अप्रूव होगा कि हाँ ऐसा कार दिखने वाला है, उसके बाद कार बनना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही जो पहले मॉडल बनता है ना, उसका ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं एक तरह से, कि जो उसका नक्शा बनेगा कि कार कैसा दिखेगा, फ़ोन कैसा दिखेगा, या फिर घर बनने से पहले दिखेगा कैसे, उसको हम लोग AI के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू 3D मॉडल बनाएंगे उसका, कि घर ऐसा दिखने वाला है, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब कोई भी ड्राइंग को कंप्यूटर की हेल्प से बनाना, ना कि पेंसिल और पेन की हेल्प से। कितना ईजी था ना, बस यही चीज़ और कुछ नहीं है। व्हाट इज़ कैड, उसका डेफिनेशन देख लो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ दिए हैं एग्जाम्स में कि व्हाट इज कैड, बहुत बार पूछते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह पूछ देगा व्हाट इज कैड बस। CAD is the use of computer software to create precise 2D drawings, 2D drawings and 3D models, 3 dimensional models of real world projects। मतलब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स बोल लो, जो भी रियल वर्ल्ड में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कोई भी बाइक हो गया, फ़ोन हो गया, कार हो गया, घर हो गया, या फिर कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया। चलो मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तुमको अगर मैं बोलूँ कि आज क्या एक कॉलेज बनाना है, कैसे बनाओगे? तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुमको मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम कॉलेज बनाओ। आई नो तुमको 50 लाख मिलेंगे, तुम कॉलेज तो बनाओगे नहीं, बट बता रहा हूँ, ठीक है। तुमको मैं 50 लैक्स दे रहा हूँ, 1 करोड़ दे रहा हूँ, बोलो एक छोटा सा कॉलेज बनाओ, बस एक स्ट्रक्चर बना के दो मेरे को। तुम क्या करोगे? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तुम सोचोगे कि उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें एक कैंटीन होना चाहिए, उसमें एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस अलग होने चाहिए, उसमें सबके केबिन्स अलग होने चाहिए। तो तुम एक प्रॉपर नक्शा बनाओगे ना, तुमको पता है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ डालनी है। तो वो जो तुम नक्शा बनाओगे ना, घर बनाने से पहले, कॉलेज बनाने से पहले, उसी को बोलते हैं कैड, जो तुम कंप्यूटर की हेल्प से करोगे। तुम पेन एंड पेंसिल लेके नहीं बैठ जाओगे कि यहाँ पे कैंटीन होगा, यहाँ पे वो होगा। तुम एक प्रॉपर कंप्यूटर की हेल्प से नक्शा बनवाओगे, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, इसको देख लेना। उसके बाद उसका डेफिनेशन यहाँ पे देख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। बेसिकली कैड को यूज़ करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो? ऑटो कैड, जो कि कैड में सबसे पॉपुलर है।
सॉलिड वर्क्स, काटिया एंड क्रियो, एनएक्स, फ्यूजन 360, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज़ होते हैं कैड में, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर दूसरा पॉइंट एडवांटेजेस ऑफ कैड कि कैड से क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि इतना कुछ मैंने तुम्हें समझाया, तुम खुद से बता सकते हो कैट से क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कैट से टाइम सेव होगा, जो हम लोग पेंसिल से उतना मेहनत करने वाले थे वो चीज़ें बच जाएंगी, टाइम बच जाएगा। कैट से एक्यूरेसी आएगी कि मतलब पेंसिल से गलत हो सकता है, हम लोग इरेजर से मिटाएंगे फिर वहाँ पे दूसरा लाइन डालेंगे, एंड यहाँ पे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर कोई गलती होगी तो एक क्लिक में डिलीट कर दो। या फिर मान लो तुमको 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, तुम क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर प्रॉपर नाप के स्केल से खींचोगे तो हो सकता है गलती हो जाए। कंप्यूटर में तुम क्या करोगे, सीधा कैड में जाके 10 सेंटीमीटर डाल दोगे, ऑटोमेटिकली बना देगा। तो एक्यूरेसी बढ़ गई ना, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो गए। वही चीज़ें लिखेंगी। सेव्स टाइम कंपेयर टू हैंड राइटिंग, मतलब हाथ से लिखने से बेहतर होगा, टाइम वहाँ बच जाएगा। दूसरा हाई एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेट बनेगा। नीटनेस, मतलब बहुत क्लीन रहेगा, वहाँ पे इरेजर से मिटाएंगे नहीं तो क्लीन रहेगा ना वहाँ पूरा। ईजी टू एडिट, जैसे मान लो तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड तुमने किसी को नक्शा बना के दिया, उसने बोला कि भाई एक काम करो, यहाँ पे मेरे को किचन यहाँ पे नहीं यहाँ पे चाहिए। अब तुमको पूरा नक्शा फिर से बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर का मिटा के तो नहीं कर सकते हो हैंड से। बट अगर वही कैड में करोगे, तुम क्या उसको इजीली एडिट कर सकते हो, उसको इधर से उधर एडिट कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे हैं। उसके बाद कॉपी, मिरर, मॉडिफाई पार्ट्स एंड ऑल स्टैंडर्ड पार्ट्स। हाँ, मल्टीपल व्यूज़, जैसे तुमने वीडियोस में देखा होगा बहुत बार 3D मॉडलिंग होती है, जैसे 3D मॉडलिंग उसी में टॉपिक आएगा अभी। तो 3D मॉडलिंग में क्या होता है ना कैड के अंदर, उसमें एडवांटेज ये है कि हम लोग 3D मॉडल बना सकते हैं किसी भी घर का। मान लो कि एआई के थ्रू अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें 4 रूम्स होंगे, बीच में एक किचन होगा, ठीक है, तो सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, आई नो दैट। बट मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसा बनाने के लिए, तो एआई के थ्रू हम लोग बना सकते हैं ना। एआई के थ्रू हम लोग बनाएंगे जिसमें पूरा घर रहेगा, उसकी साइड कैसे होंगी, उसमें घर में एंट्री कैसे करेंगे, सीलिंग मतलब जो सीलिंग्स होगी वो कैसी होगी, टाइल्स कैसा होगा, तो सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एआई के थ्रू पूरा घर बना सकते हैं जिसमें हमारा मॉडल दिखेगा कि हाँ ऐसा घर बनने वाला है। तो वो चीज़ें कैड में पॉसिबल होती है कि हम लोग 3D मॉडलिंग बना सकते हैं। एंड अगर अपन बनाए हैंड से और पेंसिल से तो वो चीज़ हम नहीं दिखा सकते ना, घर के अंदर कैसा दिखेगा, सीलिंग कैसा होगा, उसका टाइल्स कैसा होगा, वो सब नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन कैड में वो सब दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक 3D मॉडल बना देंगे घर का। समझ रहे हो ना। उसके बाद बात करें स्टोर्स डिज़ाइंस डिजिटली फॉर शेयरिंग एंड बैकअप। जैसे मान लो कि फ्यूचर में तुमने कोई नक्शा हाथ से बनाया, उसको तुमने किसी को दे दिया, बात खत्म, फिर तुमको दूसरा नक्शा किसी और के लिए बनाना है तो तुमको पूरा नक्शा फिर से बनाना पड़ेगा। बट यही अगर कैड में बनाओगे तो मान लो तुमने सेम घर बनाया एंड कोई और तुमको क्लाइंट है जो कि बोल रहा है कि वैसा ही हमको दूसरा घर, बस हमको ये मॉडिफाई कराना है, तुम क्या करोगे, उसी वाले नक्शे को उठाओगे एंड उसमें मॉडिफाई करके दे दोगे, तो बैकअप रहते हैं अपने पास। वेस्टेज बचता है, जैसे मान लो कि कॉपी में बनाओगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा मिस्टेक होगा, बहुत सारे पेजेस वेस्ट होंगे, यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड, मतलब इसका नुकसान क्या क्या है। ऑब्वियसली जिस चीज़ का फायदा होता है उसका नुकसान भी हमेशा होता है, तो उसका नुकसान क्या क्या है कैड का वो देख लो। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नीड्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। ऑब्वियसली मतलब हमको कैड को रन करने के लिए हमको एक कंप्यूटर चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए एंड सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, ऑटो कैड, जो कि महंगा आता है। मैंने खरीदा हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में बहुत सीखा हुआ था, फिर अभी तो फिलहाल मन नहीं करता। तो बेसिकली अगर तुमको अभी घर पे बनाना है इंस्टेंट, तो तुम क्या करोगे, तुम एक कॉपी और पेन लोगे, तुम तुरंत बना सकते हो, ये तुम्हारा फायदा है। लेकिन अगर तुमको कैड के थ्रू बनाना है तो तुमको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, एक हार्डवेयर चाहिए होगा, फिर तुमको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ऑटो कैड का। तो ये चीज़ें क्या होती है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है इसका। उसके बाद रिक्वायर स्किल्स, ऑपरेटर्स एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली कैड कोई हलवा चीज़ तो है नहीं कि तुम ऐसे एडिट करके फोटो एडिटर ऐसा नहीं कर सकते हो, उसको पूरा सीखना पड़ता है, 6 to 7 months उसका पूरा कोर्स करना पड़ता है उसका, तो वो एक टफ चीज़ हो जाती है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड सिस्टम स्टेबिलिटी, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हारा अच्छा सिस्टम है, महंगा सिस्टम है, या फिर हार्डवेयर अच्छा है उसमें, या फिर जीपीयू अच्छा है, तो तुम्हारा अच्छा रन करेगा कैड। एंड इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मान लो लाइट चली गई तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही 2 और पॉइंट से देख लेना। उसके बाद बात करें बेसिक ड्राइंग कमांड्स, मतलब बेसिक कौन कौन से कमांड्स है जो कि ड्राइंग में यूज़ होते हैं ऑटो कैड में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट होता है। और ये सब चीज़ें इतनी सिंपल है ना, बस लिखने की चीज़ें और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ है, बस इसको बिना मतलब का डेफिनेशन दे रखा है एंड पूछता भी एग्जाम में। तुमको मैंने बोला था ना, बहुत ही स्टार्टिंग में बोला था पिछली वीडियो में भी, कि बहुत सिंपल चीज़ है कैड, बस इसको थोड़ा समझना पड़ता है। डेफिनेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या होता है तुम बताओ, मैं तुम सबसे लाइन क्या होता है, तुम क्या बोलोगे। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों के बीच में लाइन खींच दो, बन गया लाइन। उसी का डेफिनेशन लिखना और कुछ नहीं है।
सिंपल है ना। सर्कल, मैं पूछा तुमसे सर्कल क्या होता है। सर्कल मतलब होता है गोल। सर्कल कैसे बनता है, बचपन में स्कूल में बनाया होगा कि सर्कल कैसे बनेगा। एक बीच में पॉइंट डालेंगे एंड एक सेम रेडियस से, मतलब कोई प्रकाल हो गया फिर कुछ भी हो गया, सेम रेडियस से हम पूरा गोल घुमा देंगे तो सर्कल बन जाएगा। उसी का डेफिनेशन लिखा और कुछ नहीं लिखा है। देख रहे हो कितना सिंपल है। बस उसको लोग समझते हैं यार सर्कल क्या होता है, लाइन क्या होता है। जो तुमको समझ में आ रहा है ना वही होता है। ड्रॉ लाइन का मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच में लाइन खींच देना उसको लाइन बोलते हैं। सर्कल मतलब किसी एक पॉइंट से सेम रेडियस पे पूरा गोल घुमा देना उसको सर्कल बोलते हैं। आर्क, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन एंड एलिप्स सबका देख लेना, सिंपल है बस। उसके बाद बात करें एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग कमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मान लो कि तुमने कोई डिज़ाइन बनाया तो उसमें एडिट कौन कौन से कर सकते हो, फिर उसको मॉडिफाई करके चेंज करना हो अगर तो क्या कर सकते हैं उसमें। एडिटिंग कमांड्स लाइक अलाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स विदाउट रीड्राइंग। जैसे मान लो कि वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी बोला ना, उसी चीज़ को लिखा है कि किसी भी ड्राइंग को बिना फिर से बनाए उसी को बस चेंज कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एडिटिंग कमांड। उसमें है मूव शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे मतलब किचन वाला कि किचन अगर इधर है, तुमको किचन इधर से उधर करना है तो तुम तुरंत कर सकते हो, मूव कर सकते हो। कॉपी मेक डुप्लीकेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेम टू अदर प्लेसेस। मान लो किसी ने बोल दिया कि हमको दो किचन चाहिए, तो तुमको पूरे किचन का ड्राइंग फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, उस वाले ड्राइंग को कॉपी करोगे दूसरा किचन पेस्ट कर दोगे। रोटेट मतलब रोटेट कर सकते हो। मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट, स्केल, देखने में ये सब समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा कमांड है बस। उसके बाद बात करें ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स। एंड इन सब में कहीं भी दिक्कत आ रही है ना तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कमांड, दिस कमांड्स कम अंडर मॉडिफाई टूल्स। जैसे वही जैसे मैंने बोला है कि मॉडिफाई कर सकते हो किसी भी चीज़ को बिना रीड्राइंग किए, फिर से ड्राइंग नहीं बनाना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसी को बस दूसरा नेम दे दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफाई दोनों सेम ही होता है, बस उसी का दूसरा नाम दे दिया है ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ नहीं। उसके बाद देखें लेयरिंग कॉन्सेप्ट। लेयर्स हेल्प ऑर्गेनाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ड्राइंग। मैं समझा रहा हूँ। जैसे फ़ोटोज़ एडिट करोगे कभी या फिर फ़ोटोज़ का एग्जांपल छोड़ो, इंस्टाग्राम पे हम लोग स्टोरीज़ लगाते हैं ना, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक फ़ोटो डालेंगे। तो मान लो फ़ोटो के ऊपर तुमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, या फिर कुछ इफ़ेक्ट लगाया। तो फ़ोटो के ऊपर तुमने इफ़ेक्ट लगाया तो दूसरा लेयर हो गया। पहले फ़ोटो तो अपनी जगह पे स्टेबल है, तुमने उसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगा दिया, दूसरा लेयर हो गया। तीसरे लेयर पे तुमने क्या किया, कुछ लिख दिया, तो कुछ जो टेक्स्ट है वो तीसरा लेयर है। तो पहले क्या था, पहले फ़ोटो था, तुम फ़ोटो को मूव कर सकते थे, लेकिन तुमने जब इफ़ेक्ट लगा दिया फ़ोटो लॉक हो गया, इफ़ेक्ट सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने टेक्स्ट लगा दिया। तो अब तुमने जो टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट को तुम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर पा रहे हो, बट फोटो अपनी जगह पे स्टेबल है, तो टेक्स्ट तीसरा लेयर हो गया। उसके बाद तुमने क्या किया, कोई सॉन्ग लगा दिया तो ये चौथा लेयर हो गया। बस वही बात है, इसमें भी सेम होता है। जैसे पहले क्या, पहले घर बनाएंगे, फिर उसमें खिड़की डाल देंगे, फिर उसमें दरवाज़ा डाल देंगे। तो पहले लेयर में पूरा घर का नक्शा बनाएंगे, फिर उसमें मतलब वॉल्स डाल देंगे, फिर वॉल में कौन सा कलर होगा वो डालेंगे, फिर उसको खिड़की ऊपर से डाल देंगे। तो ये सारे लेयर्स होते हैं, वही चीज़ है। उसके बाद व्यू पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं, व्यू पोर्ट्स अलाउ यूजर टू स्प्लिट द डिस्प्ले एरिया, शो मल्टीपल व्यूज इन द सेम ड्राइंग वंस। समझ रहे हो। जैसे मान लो कि मैंने एक घर का नक्शा बनाया, ठीक है, तो उसमें व्यू पोर्ट्स ऐड करने से क्या होगा कि हम अलग अलग व्यूज ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर तुम कॉपी पे ड्राइंग बनाओगे तो उसमें तुम क्या ओनली टॉप व्यू दिखा रहे हो। एक कॉपी पे ड्राइंग बनाओगे तुम क्या बनाओगे, पहले उधर किचन होगा, इधर बाथरूम होगा, इधर हॉल होगा, इधर बेडरूम होगा। तो वो तुम ऐसे बनाओगे जैसे कि हम ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे देखने में ड्राइंग ऐसा लगेगा कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। तुम तो ऐसे नहीं बनाओगे कि सामने से घर को देख रहे हैं, घर को तो हम लोग ऊपर से देखेंगे ना ड्राइंग में, ऑब्वियसली पेज पे ड्राइंग वैसे ही बनता है। ऐसे दिखने में लगेगा कि उसमें छत नहीं है, बस बाकी सब चीज़ दिख रहा है। बट अगर हम लोग कैड में ड्राइंग बनाएंगे तो हम उसमें क्या व्यू पोर्ट्स डाल सकते हैं कि फ्रंट से आपका घर ऐसा दिखेगा, लेफ्ट से ऐसा दिखेगा, राइट से ऐसा ऐसा दिखेगा, पीछे से ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा दिखेगा, नीचे से ऐसा दिखेगा। तो होता है व्यू पोर्ट्स, एंड वो चीज़ें पॉसिबल होती है कैड में, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जूम कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जूम मैग्नीफाइज और रिड्यूस द व्यू ऑफ अ ड्राइंग स्क्रीन विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल साइज। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फोटो है, ठीक है, कोई फोटो तुम्हारे फोन में तुमने क्लिक की एंड उस फोटो को अगर तुम जूम करते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो तुमने फेस पे जूम किया, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारा फेस जूम हो जाएगा जब तुम रिड्यूस करोगे, तो फोटो का साइज तो सेम रहेगा, बस फोटो एग्जैक्टली जूम होगा बट उसका साइज चेंज नहीं होगा फोटो का। जैसे मान लो तूने किसी फोटो को छोटा कर दिया, तो ऐसा थोड़ी कि इंसान की हाइट छोटी हो जाएगी, फोटो में हाइट तो सेम रहेगी, बस फोटो का एक्चुअल
समझ रहे हो ना मेरी बात को? बेसिकली फोटो का साइज चेंज नहीं होगा, फोटो का जो साइज है वो सेम रहेगा, फोटो में जो है वो सेम रहेगा, बस उसको हम जूम करेंगे और जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फोटो में, बस हम उसको क्लियर देख सकते हैं। जूम करने से बस हम उसको क्लियर देख सकते हैं, समझ सकते हैं डिटेलिंग में, बट इससे फोटो का साइज चेंज नहीं होता है, फोटो जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है अपने साइज में, बस उसको हम जूम करके उसको डिटेल में देख सकते हैं, रिड्यूस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, बट फोटो का साइज सेम रहेगा। क्या ही बोलूँ मैं यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, बट समझ गए होगे आई गेस। उसके बाद के सारे जो पॉइंट्स है वो लेस इंपॉर्टेंट है, थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल पढ़ लेना, पहले जितने मैंने बताया उतने पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये सब कर लेना कैड में, ठीक है। जिसमें हो गया अपना मास ड्रॉप कमांड। मास ड्रॉप कमांड क्या होता है कि ये एरिया नापता है, एरिया कितना है उस नक्शे का, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका सेंट्रॉइड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो कोई फाइल है, कोई फोटो है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है तुम लोग कैसे चेक करते हो जाके डिटेल्स में कि वो कब फोटो क्लिक की हुई थी, कितने एमबी का फोटो है, एंड पूरी डेट उसकी, टाइम उसका, एंड ऑल सब कुछ चेक कर सकता है ना। वही उसकी डिटेल सारी जहाँ पे रहती है उसी को बोलते हैं मास ड्रॉप कमांड। यूसीएस आइकन बहुत इंपॉर्टेंट, बट 2 बार आया है ओनली, 2022 और 24 के बीच में 2 बार रिपीट हुआ है, बट स्टिल बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है एक तरह से यूसीएस आइकन। यूसीएस मीन्स यूज़र कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम लोगों के लिए, तो पहले उन सबको पढ़ लेना, उसके बाद इसके बस डेफिनेशन देख लेना, इतना इनफ है, ठीक है। उसके बाद प्लॉटर एंड हार्ड कॉपी। बेसिकली ये होता है कि जैसे कैड में हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं ना उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना एंड प्रिंटर के थ्रू निकालना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। उसके बाद वायर फ्रेम मॉडल, जो कि वायर फ्रेम मॉडल शोज ओनली द एजेस एंड लाइन्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। वायर फ्रेम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्लू प्रिंट क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी घर का नक्शा बनेगा तो पहले उसका वायर फ्रेम के थ्रू ही होता है। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हो गया ब्लू प्रिंट ऑफ अ होम, ये हो गया ब्लू प्रिंट ऑफ ए कार, ये हो गया ब्लू प्रिंट ऑफ ए फ़ोन। समझ में आ रहा है? इसमें क्या ओनली एजेस दिख रहे हैं, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई एज बहुत डार्क नहीं है, मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा, बस इतना समझ में आ रहा है कि ये है क्या। इसमें ओनली लाइंस दिखेंगी, एजेस दिखेंगे, कॉर्नर्स दिखेंगे, उसी को बोलते हैं वायर फ्रेम, जिसमें एक कॉर्नर्स एंड लाइंस के थ्रू पूरा नक्शा दिखा देते हैं हम लोग। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, पहले वायर फ्रेम, फिर उसके बाद उसमें कलर डलता है, फिर उसके बाद उसमें प्रॉपर्टीज़ डलती हैं, क्या क्या होगा, फिर उसमें कैमरा डलेगा, या फिर कार अगर होगी तो फिर उसका हेडलाइट डलेगा, या फिर अगर घर होगा तो उसका विंडो डलेगा, बट सबसे पहले वायर फ्रेम बनता है, ठीक है। उसके बाद हो गया आइसोमेट्रिक वर्सेस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना दोनों के डेफिनेशंस। एक ये टॉपिक फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये तो हमेशा ही रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मैंने बताया था BEE में केवीएल एंड केसीएल बहुत इंपॉर्टेंट था, आया था ना, लॉजिक गेट्स आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे ही फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ओनली थ्योरी पार्ट, ओनली थ्योरी, नॉट इवन न्यूमेरिकल्स, नॉट इवन ड्राइंग एंड ऑल, थ्योरी पढ़ लो उसका, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका थ्योरी बहुत पूछता है, ठीक है। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का थ्योरी देख लो, इसका ये है, एंड बाकी इसके और डेफिनेशन मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। उसका लास्ट टॉपिक BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। BIM इज अ मॉडल डिजिटल अप्रोच फॉर क्रिएटिंग कंप्लीट 3D बिल्डिंग मॉडल्स। बेसिकली BIM का मतलब होता है एक ऐसा फाइल जिसके अंदर सारी डिटेल्स रहती हैं कि वो बना कैसे, कब बनेगा, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। जैसे मान लो शाहरुख खान का घर मन्नत, ठीक है, मन्नत बनना स्टार्ट कब हुआ था, कब, मतलब मान लो कि आज से बनेगा एंड आज से 2 महीने बाद बन के रेडी हो जाएगा, या फिर आज से 1 साल बाद बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी फाइल जिसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी, कितना खर्चा आने वाला है, कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा, कौन से इंजीनियर्स आएंगे, कब बनना स्टार्ट होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, सारी डिटेल्स उसके अंदर रहेंगी, उसी को बोलते हैं BIM, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कैड में इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, इतना बहुत इनफ है, इतना याद से कर लेना एंड डन, खत्म हो गया। अभी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है कैड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर देना, एंड इसके सैम्पल पेपर्स के ऊपर एक वीडियो ला दूंगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, जैसा सिचुएशन होगा। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। लास्ट पेपर है ये, आई विश, आई प्रे कि पेपर काफ़ी अच्छा जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, वरना ये प्रेयर तुमको नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है, सब्सक्राइब करो या ना करो बात की बात है, बट सबका पेपर काफ़ी अच्छा जाना चाहिए, जो कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कैड पूरा पढ़ जाओ। अभी जो 8 टॉपिक्स बताए थे मैंने वो भी पढ़ जाओ, बाकी मैं और बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है।
बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।